हेलो एंड वेलकम टू हरियाणा स्टडी बुक। आज हम करेंगे हरियाणा ग्रुप डी का 21 अक्टूबर 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का पार्ट 1 मैंने पहले ही करा दिया है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, यदि अंडर रूट, ये आपका अंडर रूट है, अंडर रूट 1 प्लस 25 अपॉन 144 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 12 है तो एक्स का मान ज्ञात करें। चलिए करते हैं, इसको लिख लेंगे इधर 1 प्लस 25 अपॉन 144। इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसके अंदर ही, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 144, ये इधर चले जाएगा 144 अब प्लस 25, ये हो जाएगा 169 अपॉन में 144। एक इसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 13 अपॉन 12 का, ठीक। अच्छा, राइट हैंड साइड हमारा क्या आता है 1 प्लस एक्स अपॉन 12 में, ठीक है ना। इसको रख लेते हैं इधर को, 13 अपॉन 12 इक्वल टू में 1 प्लस एक्स अपॉन 12। 1 उधर चले जाएगा तो क्या होगा 13 अपॉन 12 माइनस 1 इक्वल टू एक्स अपॉन 12, ठीक। यहाँ तक आ गया। चलिए फिर इसके आगे करते हैं, थोड़ा रफ करके इसको इधर से। ये आपका इधर आ जाएगा एक्स अपॉन 12 इक्वल टू 12 अपॉन में 1, ठीक है, इन दोनों से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 से 12 कट जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, यदि प्रकार 1 के चावल का मूल्य ₹15 प्रति किलोग्राम है जबकि प्रकार सेकंड के चावल का मूल्य ₹20 प्रति किलोग्राम है, यदि दोनों प्रकार के चावलों को 2:3 में मिलाया गया हो तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। देखिए, आपको अगर मिश्रण का नियम नहीं पता होता मैं बता देता हूँ। मिश्रण का नियम होता है, मिश्रण का नियम यहाँ लेफ्ट में लिखते हैं, एक इकाई सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और इधर राइट साइड में आता है एक इकाई महंगी वस्तु का। एक इकाई का मतलब है या तो किलोग्राम में हो, प्रति किलोग्राम में क्रय मूल्य, या प्रति ग्राम में हो, ठीक है ना। एक इकाई महंगी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, याद रखना क्रय मूल्य यहाँ पर, ठीक है ना। फिर यहाँ बीच में होता है आपका एक इकाई मिश्रण का क्रय मूल्य, ठीक। फिर क्या करते हैं हम, ऐसे लाइन खींचते हैं इधर से इधर और इधर से इधर। यहाँ पे जो महंगी वस्तु का क्रय मूल्य होता है उसमें से मिश्रण का क्रय मूल्य घटाकर इधर लिख देते हैं इस तरफ, ठीक है ना। और एक इकाई मिश्रण का क्रय मूल्य में से सस्ती वाले वस्तु का क्रय मूल्य घटाकर वो राइट में लिख देते हैं, ठीक है ना। और बीच में लगा देते हैं रेशियो का निशान, ठीक, इसका रेशियो का निशान। तो यहाँ पे जो आपके आती है ये सस्ती वस्तु की क्या होती है, मात्रा होती है। सस्ती वस्तु की मात्रा निकल कर आती है इधर रेशियो में ना, लेफ्ट हैंड में, ठीक है। और यहाँ पर महंगी वस्तु की मात्रा निकल कर आती है राइट हैंड साइड में, ठीक है, महंगी वस्तु की मात्रा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो फॉर्मूला। चलिए करते हैं इसी के अनुसार। तो उसमें सस्ते वाले चावलों का जो प्रकार 1 का जो मूल्य था प्रति किलोग्राम का क्रय मूल्य कितना था, ₹15, उसको लेफ्ट में लिखेंगे, ठीक। और जो दूसरे प्रकार के चावल थे महंगे वाले चावल, उसका मूल्य था ₹20 प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य यानी क्रय मूल्य निकालना है।
हमें पता नहीं है तो हम इसको x मान लेंगे इधर, ठीक है। इन्होंने रेशो दिया हुआ है पहले से कि इनको एक, ये जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड जो मिलाया गया है चावल, 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले से इन्हें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था आपसे, ये इधर से ऐसे करेंगे, इधर से ऐसे, ठीक। यानी जो महंगी वाली वस्तु थी उसमें से x तो घटाने को बोला था मैंने इधर, 20 माइनस x, ठीक है। और जो सस्ती वाली वस्तु थी उसमें x में से उसको घटाने को बोला था, यानी कि बटे में x माइनस 15, ठीक। तो ये 2:3 का बराबर दिया हुआ है, इसको रख लेंगे इधर 2:3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, 20 से 60 और माइनस 3x इक्वल टू में 2x माइनस 30, ठीक। 3x उस तरफ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, और माइनस 30 इस तरफ चले जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, ये आएगी 18 पंजे 90 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 18 आ गया, x इक्वल टू 18 आ गया, ये निकालना था हमें, यानी कि x इक्वल टू 18 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया हमारा, ठीक है ना। क्या आ गया, ये 18 आ गया मिश्रण का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, ऑप्शन में बताइए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9, इधर ये इसको भी डिवाइड कर देगी, इसको भी कर सकती है, ठीक है ना। सीधे सीधे राइट आंसर आपका बी ही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक की गति का बस की गति से अनुपात ज्ञात करें। तो गति क्या होती है, गति होती है, आपको पता होगा गति का फॉर्मूला या चाल का फॉर्मूला, दूरी बटे में समय, ठीक। तो हमें दोनों की गति का रेशो निकालना है, निकाल लेते हैं। तो इधर ट्रक की मान लेते हैं टी, और इधर बस की स्पीड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो दूरी बटे समय क्या होगा, ट्रक का 550 मीटर की दूरी है और 1 मिनट समय दिया हुआ है, ठीक है, लिख लेते हैं। बटे में एक रेशो बस की दूरी क्या है, देखिए हमें जो यूनिट होता है, अगर देखिए हमें जो यूनिट होता है, अगर मीटर है दूरी का तो दोनों में ही मीटर रखना होगा, और समय का यूनिट हमने जो भी मान रखा हो एक ही रखना होगा। मिनट है तो इधर ही मिनट है, ठीक है, लेकिन इधर मीटर है और इधर किलोमीटर है, तो उसको भी किलोमीटर को भी मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि 33,000 मीटर हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में 45 मिनट, ठीक। आप निकाल लेंगे आप इसको आराम से। चलिए इसको आगे करते हैं। देखिए रेशो का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बट्टे में है ये दोनों, ठीक है ना, बट्टे में है, यानी कि 550 बट्टे में 1 बट्टे में 33,000 अपॉन 45, ये निकालना, ठीक है ना। अब इसको निकाल लेंगे आराम से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 550 बट्टे में 1 इंटू ऊपर चले जाएगा 45, नीचे आ जाएगा 33,000, ठीक है। अब कर लेंगे सीधी सीधी गुणा भाग जो भी होगी, ठीक है। 0 से 0 गया, ठीक। 11 पंजे 55
और 11 तिये 33, ठीक। इधर 5 छिक्का 30 यानी कि ये 60 से चले गया, ठीक है। और 5 नी 45 और 12 पंजे 60, ठीक। और 3 तिये 9 और 3 चौक 12। तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा सबसे आगे इस तरफ। इसके बाद यहाँ से ये आ गया 3, ये वाला 3 बटे में 4 ये वाला, ठीक। 3/4 यानी कि 3/4 का मतलब 3:4। इसका मतलब होता है कितना, 3:4। इसका आंसर होगा कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसकी हाइट हम मानते हैं x, तो इसका जो त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, x + 5, क्योंकि 5 बड़ी है 5 सेंटीमीटर हाइट से, ठीक है ना। और जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ये होता है 2πr/h, ठीक है। इसमें रख लेंगे इसको इधर, तो 2π कितना हो गया, पाई क्या होता है 22/7 यानी कि सीधे 44/7 लिख सकते हैं इसको। r कितना है, x माना है, सॉरी x + 5 माना है, ठीक है। और ऊंचाई क्या है h, x मानी है हमने, ठीक है। इक्वल टू में क्या दे रखा है, ये 792 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वक्र, ठीक। ये 792, ठीक। चलिए करते हैं, यहीं से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देते हैं। 11 चौक 44, ठीक। इधर से जाएगा 11 7 77 और 11 दूनी 22, ठीक है, चलेगा। फिर 4 से करेंगे इधर, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x + 5 इंटू में x, और ये 7 जो है उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा किसके, 18 के। तो कितना होगा, 18 × 7 126, इक्वल टू में 126 आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो हमें अब x की वैल्यू इस तरह से डालनी है इसके अंदर, ताकि जोड़ने और मल्टीप्लाई करने पे 126 आ जाए, ठीक है ना। या तो आप इसको आपस में ये ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके, ठीक है ना। उससे आपका द्विघात समीकरण बनेगा। उसके बाद आपको इक्वेशन सोल्व करनी होगी, तब जाके x की वैल्यू निकलेगी। अगर मैं x की जगह 9 लिखूँ तो तब भी आ जाएगा। जैसे x की जगह 9 लिखता हूँ, 9 + 5 और मल्टीप्लाई में x है जो 9, तो कितना हो जाएगा ये, 9 × 5 = 14, 14 9 में 126, ठीक है। ये सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को जो दी हुई है, ठीक है। तो मैं इसी से अभी निकाल लेता हूँ वरना लेंथ हो जाएगा। तो x = 9 आ रहा है हमारा, ठीक है। चलिए इसको रफ कर लेते हैं ऊपर से। तो x = हमारा 9 आ गया था, ठीक है ना। अगर x = 9 है यानी कि हाइट हमारी 9 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और रेडियस यानी कि त्रिज्या हमारी 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और पूछे क्या, आयतन पूछे हैं। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का होता है πr²h। पाई कितना होता है, 22/7, ठीक। r क्या निकला हमारा 14, इसको 14 × 14 हो जाएगा। और हाइट कितनी है 9, इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14, ठीक। ये हो गया 22 दूनी 44 और 14 9 में 126, यानी कि आएगा आपका 5544 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा 5544, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज चालू हो गई है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड
यानी कि जिस वर्ड की स्पेलिंग ठीक लिखी हुई है वो हमें छांटना है। तो किसकी स्पेलिंग ठीक लिखी हुई है? ये लिखी हुई है ऑप्शन बी की, ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब क्या होता है? हास्यपूर्ण या विनोदपूर्ण, हास्यपूर्ण या विनोदपूर्ण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना है। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, तो इससे क्या होगा? द कस्टमर पहले, द चेक पहले आएगा, ठीक है ना। द चेक वाज टेकन, वाज लगेगा क्योंकि ये पास्ट है। वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, यानी कि बाय जो सब्जेक्ट होता है सबसे लास्ट में आता है ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस आर नंबर्ड S1 एंड S6, ठीक है ना। फर्स्ट और लास्ट पार्ट इसका S1 और S6 है। The rest of this sentence is split into 4 parts and named PQRS. These 4 parts are jumbled. Rearrange them in correct word. देखिए इसका फर्स्ट पार्ट S1 है, लास्ट पार्ट है S6, लेकिन जो ये PQRS है ये जम्बल वंडा ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, हमको उनको एक सुव्यवस्थित क्रम में लगाना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज, इसके बाद क्या आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? वुमेन कंटिन्यू बी, इसके बाद फिर आना चाहिए नेग्लेक्टेड एंड देयर आर फार फ्यूअर, उसके बाद फ्यूअर वुमेन देन मैन हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग। समझ गए? ये पहला हो जाएगा, यही शुरुआत तो इसी से हुई है, ठीक है। उसके बाद भी हो जाएगा आपका कौन सा? पहला इधर से, दूसरा इधर से, और तीसरा इधर आ जाएगा, और चौथा इधर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपका हुआ ये QPSR। चलिए देखते हैं नीचे क्या है ये। तो QPSR किस में है? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, यानी ये किसी कोई व्यक्ति जो अपने शब्दों में कुछ कहता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, और इनडायरेक्टली यानी दूसरे शब्दों में कही जाने वाली स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच है, शक्ति शेयर टू हिज फ्रेंड लुक आउट। लुक आउट का मतलब सावधान करने के लिए इसका प्रयोग होता है, या देखने के लिए। देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू, ठीक है। यानी शक्ति अपने फ्रेंड से कहती है देखो ये सावधान हो जाओ, तुम्हारे पीछे सांप है, ठीक है ना, तुम्हारे पीछे एक सांप है। तो उससे क्या हुआ? इसने वार्न करा, तो इसका ऑप्शन डी, शक्ति वार्न हिज फ्रेंड दैट देयर वाज अ स्नेक बिहाइंड हिम, ठीक है ना। इसका वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यू इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 4, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें एरर किस पार्ट में है। दिस इज़ द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंड, ठीक है, ये तीसरे दौर की बातचीत है, तीसरा पत्राचार है जो मैंने आपको भेजा, ठीक है। एंड आई एम मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर, और मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि मुझे कोई आंसर नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर मच नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्या आएगा? वेरी, ठीक। यानी कि आई एम वेरी सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर, ठीक है। तो उसका बी पार्ट इसका गलत होगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल अल्टरनेटिव्स। चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस को। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू, इसमें क्या आएगा? देखिए यू विल नॉट ओवरटेक हिम, यानी कि तुम उसे पछाड़ नहीं सकते जब तक कि तुम तेज नहीं चलोगे, ठीक है ना। ओवरटेक मतलब उसके आगे नहीं निकल सकते, तो वॉक क्विकली आएगा इसमें ना, तो ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 62, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। ठीक है, यानी कि जो अंडरलाइन इडियम्स है ये अ वाइट एलिफेंट, इसके बारे में हम बताना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब होता है यूजलेस, यानी कि महंगी महंगी का मतलब होता है महंगी महंगी वस्तु किंतु व्यर्थ, वो किसी काम की ना हो। ठीक है, तो 20 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द फ्रीक्वेंट। यानी फ्रीक्वेंट शब्द का हमें एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द ढूंढना है। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? बारंबार, जो चीज़ बारंबार होती है ना, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट। ठीक, इसका उल्टा क्या हुआ? रेयर। रेयर माने कभी कभार होने वाली चीज़, कभी कभार। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रिटर्न माने क्या होता है? रिटर्न माने होता है वापस, फियर माने डर, अलार्म माने अलार्म ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सिनोनिम देखना है, यानी कि हमें समानार्थी शब्द देखना है। किसका? होपफुली का। होपफुली का समानार्थी शब्द है इसके अंदर पॉजिटिवली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज 4। इसमें देखना है इस सेंटेंस के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट होना है या नहीं होना है। अगर नहीं होना तो आपका आंसर होगा 4। ठीक है, तो पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, यानी कि पैसेंजर्स यानी यात्रियों से आग्रह किया जाता है कि वो कृपया फर्श पर ना बैठे। ये तो आपने मेट्रो में सुना होगा, सेम डिक्टो सेंटेंस आपने मेट्रो के अंदर सुना होगा पक्का। ठीक है, तो ये एकदम राइट सेंटेंस है, यानी कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है आपकी हिंदी भाषा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? आइए पढ़ते हैं। मेरी उम्र 60 वर्ष की है। देखिए ये संबंध कारक ही है। का, के, की, या ना, ने, नी, या रा, रे, री, इन शब्दों से कोई वाक्य जुड़ा होता है तो वो संबंध कारक कहलाता है। ठीक है ना? ठीक है, को शब्द है ये कौन सा कारक है? उसने जो कर्ता ने कर्म को, आपने सुना हो कर्ता ने कर्म को, तो ने जो होता है कर्ता कारक होता है, को जो होता है वो कर्म कारक होता है। ठीक है ना? ठीक, और की जो है ये संबंध कारक है आपका। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इस बाग में अब मत घूमो वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची, यानी बाग का पर्यायवाची क्या होगा? बाग का पर्यायवाची सबको पता होगा, वाटिका होता है। ठीक, अरण्य मतलब क्या होता है? अरण्य मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है? नहीं है, ठीक है ना? नर्तक ये बना हुआ है अक से, लेखक भी बना हुआ है, गायक भी, लेकिन दैनिक में क्या आया है? दैनिक में आया है इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। ठीक है ना? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? देखिए जब किसी वस्तु या पेड़ पौधे आदि में जो मानवीय भाव प्रकट किया जाता है तो उसमें मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए जैसे कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, अब रोते तो हैं, खैर पेड़ भी रोते हैं, लेकिन ये रोने का काम जो ज़्यादातर मानव का एक व्यवहार है। ठीक है ना? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार आया है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 70, दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। समुद्र पर नौका तैर रही है, ये ठीक है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये भी ठीक है। शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है, ये भी ठीक है। ठीक है, हमें अर्थ नहीं देखना, हमें वाक्य शुद्ध लिखा है ये देखना, ठीक है ना। एक टीचर ने तो ये इसको क्या अशुद्ध बता दिया था। एक बहुत बड़ा चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें कहता था कि ये अशुद्ध रूप है, ठीक है ना। जबकि ये अर्थ में अशुद्ध हो सकता है, लेकिन जो वाक्य है एकदम राइट है, ठीक है ना। तो अशुद्ध कौन सा हुआ? प्रकृति और जीवन में घोर संबंध, घोर नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ। तो आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ना कि डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 671, जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। ठीक है, कर्मधारय और तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास में क्या होता है? इनमें होता है दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अच्छा, द्वंद्व समास में, जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है? चलिए देखते हैं। शुद्धिकरण, ये नहीं, ये शुद्ध नहीं लिखा है, इस तरह से नहीं लिखते। शुद्धिकरण में आती है बड़े ई की मात्रा। कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं शुद्धिकरण। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। ठीक, उज्ज्वल भी ऐसे नहीं लिखते, ये भी गलत लिखा हुआ है। इसको लिखते हैं आधा जय फिर आधा जय और ये वा पे आएगा। ठीक, उज्ज्वल। मुहूर्त एकदम राइट वर्ड है इसका, यानी कि ऑप्शन जो 3 है ये राइट हो जाएगा। और पैतृक, ये भी गलत है। पैतृक को कैसे लिखते हैं? इसमें लिखते हैं ये ऋषि वाला सही नहीं आएगा। ठीक है, पैतृक। ठीक, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। मुहूर्त इसमें शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। ठीक है ना, शुद्ध मैंने लिख के बता दिया आपको सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, एक टीचर ने शुद्धिकरण को जो ये लिखा है इसको सही बताया था, जबकि ये गलत है। ठीक है ना, हिंदी के मास्टर से कोई बहुत बड़े चैनल का। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, रात और संध्या के बीच की बेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है, क्या है? उसको बोलते हैं गोधूली। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, नी आशा, इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग दिख रहा होगा आपको, ये 2 बिंदियाँ ना, ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है ना, तो इसकी संधि होगी तो क्या बनेगा? क्या किस शब्द का निर्माण होगा? इसका होगा निराशा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? इसका उपयुक्त अर्थ है ऑप्शन सी अवसर का लाभ उठाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, अब हरियाणा जी के चालू हो गई है। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? सबको पता है 22 ज़िले हैं, 22 ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है NSG का परिचालनात्मक मुख्यालय यानी कि ऑपरेशनल जो हेडक्वार्टर है वो मानेसर में है। ये बिल्कुल जी राइट है एकदम। दूसरा है NSG केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। बिल्कुल ये भी सही है जी। तो यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 78, वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है? ये होता है, सबको पता हुआ, ये तो होता है फरवरी के महीने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस शब्द या पद का प्रयोग किया गया था? तो सबको पता है इसको, महाभारत में काल में जो उसका नाम बहुधान्यक के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है ना, बहुधान्यक। ठीक, अच्छा, ये हरिबंक शब्द है, हरिबंक या हरिबंका, हरिबंका, ये किसके द्वारा लिया गया है ये शब्द? ये धरणीधर की एक पुस्तक थी, धरणी है मतलब धरणीधर की पुस्तक है इनकी, का नाम है अखंड प्रकाश। क्या? अखंड प्रकाश। अखंड प्रकाश में हरियाणा को हरिबंक या हरिबंक कहा है। ठीक है ना। हरियाणक शब्द किसमें कहाँ पे बोला है? ये बोला है रोहतक, रोहतक का जो स्थल बोहर है, स्थल बोहर, यहाँ से एक शिलालेख मिला है, शिलालेख मिला है, उसमें लिखा है हरियाणा का नाम क्या? हरियाणक, हरियाणक लिखा है, या इसको बोल सकते हैं, ये भी बोलते हैं इसको हरियंक। ठीक है, ये दोनों ही शब्द इस शिलालेख में लिखे हैं जो रोहतक के स्थल बोर्ड से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, पिंजौर का प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव बनाए जाते हैं। एक त्यौहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा महोत्सव कौन सा है? तो आप सबको पता होगा, ये है दूसरा मतलब आम महोत्सव। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री है? तो आप सबको पता होगा, श्री कंवरपाल गुर्जर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोतों में कृषि कार्य हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? बताइए, ये किया जाता है ऑप्शन सी 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राजकीय वृक्ष है? तो कौन सा वृक्ष है हरियाणा का राज्य? ये बरगद का वृक्ष तो नहीं है, ना आम का वृक्ष है, ना, तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष तो पीपल का वृक्ष है, पीपल। यहाँ पे बरगद दे रखा है, अगर होगा तो राइट इस यही हो सकता है, बाकी है नहीं, ये पीपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के सभी को कॉमन अंक मिलेंगे ना, अगर ये मेरे हिसाब से सबको कॉमन अंक मिलने चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 83 के सबको अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है, रोहतक में पुलिस आयुक्तालय यानी पुलिस कमिश्नरेट स्थित है। जी बिल्कुल नहीं है, ये गलत है पहला। सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय है स्थित है। जी हाँ बिल्कुल, ये तो 2022 31 दिसंबर में बना है। ठीक है ना, तो यानी कि ऑप्शन बी केवल राइट है और ऑप्शन ए है गलत, तो 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया था? ये किया था 6.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। पहला कथन है, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। जी बिल्कुल लगती है जी। रोहतक की सीमा दिल्ली से
नहीं लगती है, ये भी ठीक है जी, यानी कि दोनों ही ठीक है ये तो। ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही है। रोहतक की सीमा तो किसी के साथ भी नहीं लगती दिल्ली का, है ना, किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, नीमराणा किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑप्शन ए राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? सबको पता है 5 हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 10 हैं। और विधानसभा की 90 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाडा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में है जी? नहीं है, ये तो है आपका पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला में। नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर, बिल्कुल सही है जी, है तो सही इस पे, यानी केवल बी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन 2 जो है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में, गुरुग्राम के बिनोला में, बिनोला गांव में, ठीक है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना, यानी कि क्या है अति उष्मीय, यानी कि सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस ज़िले में, बताइए किस ज़िले में है? ये है झज्जर के झाड़ली में, झज्जर के झाड़ली में, ठीक है ना। एक आपका ऐसे गांधी के नाम से है, कौन सा है? राजीव गांधी तापीय केंद्र, विद्युत केंद्र या शक्ति केंद्र, ये कहाँ पे बताइए? ये है आपका हिसार में। कौन सा है? हिसार में है, हिसार के खेदड़ में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, गरिमा चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो ये है जूडो संबंधित। गरिमा चौधरी कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली हैं गुरुग्राम की। कहाँ की? गुरुग्राम की। जन्म इनका यूपी के मेरठ में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, लेकिन खेलती है ये हरियाणा की तरफ से बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी नहीं खेला था? तो कौन कौन नहीं खेला था? महेंद्र सिंह खेले थे, कपिल देव खेले थे, राजेंद्र गोयल खेले थे, लेकिन सरकार तलवार नहीं खेले थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, हरियाणा ने एक बार तो रणजी ट्रॉफी जीती है और एक बार ही ईरानी ट्रॉफी जीती है। कौन सी? ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, ये भी क्रिकेट की ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, नारनौल किस जिले में स्थित है? तो सबको पता है महेंद्रगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन बी रतवाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पुरुष और महिलाओं द्वारा मिलकर किया जाता है नृत्य, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, महाकाव्य महाभारत के रचयिता सबको पता है महर्षि वेदव्यास, और रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? पहले नंबर पे एक प्रमुख कपास उत्पादक सिरसा पहले नंबर पे है जी, ठीक है ना। रेवाड़ी भी है, पानीपत भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अम्बाला प्रमुख जिलों में नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, सकल राज्य घरेलू उत्पादक
यानी कि GSDP के बारे में, यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। पहला है हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है। ये बिल्कुल सही है जी, सही है ये क्वेश्चन। पंजाब का GSDP हरियाणा के GSDP से अधिक है, ये गलत है जी। हरियाणा का पंजाब से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यानी कि केवल एक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, ओटू बांध कहाँ पे है? सबको पता है ओटू बांध है कहाँ पर, ये है घग्गर नदी पर, ठीक है ना। साहिबी नदी पर कौन सा बांध है? मसानी बांध है कहाँ पर? रेवाड़ी के अंदर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन। हरियाणा में महिला द्वारा बूजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? ये पहना जाता है, सबको पता होगा, कान में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।